आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कोणीय संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है संरक्षण, तो संरक्षण का मतलब नष्ट ना होना। तो कह रहा है अब हम इस स्थिति में हैं कि कोणीय संवेग के संरक्षण के लिए सिद्धांत का पुनरावलोकन कर सकें। हम अपने विवेचन को एक अचल अक्ष के परितः घूर्णन तक सीमित रखेंगे। जैसा पूरी किताब में इस चैप्टर में बार बार कहा जा रहा है कि जो एक्सिस है जिसके चारों ओर रोटेशन हो रहा है, घूर्णन हो रहा है, वो एक्सिस फिक्स है। तो एक अचल अक्ष यानी फिक्स एक्सिस के चारों ओर रोटेशन को हम सीमित रखेंगे। समीकरण 6.43C से यदि बाह्य बलाघूर्ण शून्य है तो LZ = I ओमेगा = कांस्टेंट। ये चीज हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो जैसे संवेग संरक्षण में हम लोग पढ़ते थे कि किसी पिंड का संवेग संरक्षित रहता है अगर बाहरी बल शून्य हो। तो यहाँ पर कोणीय संवेग है तो वस्तु कोण में घूमेगी, तो कोणीय वेग के लिए बल आघूर्ण की जरूरत होती है, जैसे रेखीय वेग परिवर्तन के लिए बल की जरूरत होती है। तो कोणीय वेग परिवर्तन के लिए बल आघूर्ण की जरूरत होती है। तो जैसे हम रेखीय संवेग परिवर्तन में जब देखते हैं रेखीय संवेग संरक्षण, तो कहते हैं कि बल 0 होना चाहिए, बाह्य बल। वैसे कोणीय संवेग संरक्षण में हम बाह्य बल आघूर्ण 0 रखेंगे, इसको ध्यान रखना है। अब सममित पिंडों के लिए यानी सिमेट्रिकल बॉडी के लिए, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब फिक्स हो, सीमित हो, सिमेट्रिकल हो। जैसे ईंट है तो ईंट सब एक ही तरह के होते हैं, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब फिक्स होती है, तो इसको सममित या सिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी सिमेट्रिकल है, मतलब कहीं से काटने पर दो एक ही तरह के भाग प्राप्त हो, उसको सिमेट्रिकल बॉडी या सममित पिंड कहेंगे मोटी भाषा में। तो कह रहा है कि सममित पिंडों के लिए समीकरण 6.42D से LZ के स्थान पर L लेते हैं। तो सिमेट्रिकल बॉडी है तो वहां पर LZ यानी Z एक्सिस के स्थान पर हम L ले लेते हैं। तो L तथा LZ क्रमशः कैपिटल L तथा कैपिटल LZ के परिमाण है। तो ये हमारे सदिश राशियां हैं, और जब पतले अक्षर में लिखते हैं तो ये उसके मैग्नीट्यूड या परिमाण होते हैं। ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि यह अचल अक्ष घूर्णन के लिए समीकरण 6.29A का अन्य रूप है जो कोणीय संवेग के संरक्षण का व्यापक नियम व्यक्त करता है। तो 6.29A जो हमने पढ़ा है उसी का ये एक अन्य रूप है जो कोणीय संवेग के संरक्षण का व्यापक नियम व्यक्त करता है। समीकरण 6.44 ये वाला हमारे दैनिक जीवन की बहुत सी स्थितियों पर उपयोगी है। हमें अपने मित्र के साथ मिलकर आप यह प्रयोग कर सकते हैं। तो एक प्रयोग के बारे में हम लोग समझते हैं। कह रहा है एक घुमाव कुर्सी पर बैठिए, अपनी भुजाएं मोड़ रखिए और पैरों को जमीन से ऊपर उठा कर रखिए। अपने मित्र से कहिए कि वो कुर्सी को तेजी से घुमाए। जब कुर्सी पर्याप्त कोणीय चाल से घूम रही हो तो अपनी भुजाओं को क्षैतिज दिशा में फैलाइए। क्या परिणाम होता है? अपनी आपकी कोणीय चाल घट जाती है। यदि आप अपनी भुजाओं को फिर शरीर के पास ले आए तो कोणीय चाल फिर से बढ़ जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोणीय संवेग का संरक्षण स्पष्ट है। तो आपने खिलाड़ियों को देखा होगा जो आपके गांव में घर में खेल दिखाने आते हैं, एक बांस का पोल गाड़ देते हैं, खंभा,
उस पे पेट के बल एक व्यक्ति ऐसे चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते समय हाथ सिकोड़ लेता है, पैर सिकोड़ लेता है, तो उसकी गति बढ़ जाती है। और जब हाथ फैला देता है, पैर फैला देता है, तो उसकी गति धीमी हो जाती है, कोणीय गति। तो उसी से पता चलता है कि कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। या खुद कुर्सी पे बैठ के ऐसा कर सकते हैं। कुर्सी वाला तो बहुत आसान है, आपके घर में आप खुद स्वयं कर सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोणीय संवेग का संरक्षण स्पष्ट है। यदि घूर्णन यंत्र व्यवस्था में घर्षण नगण्य हो तो कुर्सी की घर्षण अक्ष के परितः कोई बाह्य बल आघूर्ण प्रभावी नहीं हो रहेगा, अतः आई ओमेगा का मान नियत है। तो कह रहा है कि यदि घूर्णन यंत्र व्यवस्था में घर्षण नगण्य हो, यानी फ्रिक्शन 0 ले लिया जाए, तो कुर्सी की घूर्णन अक्ष के परितः कोई बाह्य बल आघूर्ण प्रभावी नहीं रहेगा। तो घर्षण बल नहीं रहेगा तो कोई वह बाह्य बल आघूर्ण नहीं रहेगा, अतः आई ओमेगा का मान नियत रहेगा। तो जो कोणीय संवेग आई ओमेगा है वो कांस्टेंट रहेगा। तो भुजाओं को फैलाने से घूर्णन अक्ष के परितः आई बढ़ जाता है। चूंकि आई बराबर mr² होता है, तो भुजाएं फैलाने से r चूंकि त्रिज्या है, केंद्र बिंदु से पिंड की दूरी है, या जिस बिंदु पर निकालना है कोणीय संवेग उसकी दूरी है, तो वो बढ़ जाती है भुजा फैलाने से। इसलिए आई बढ़ जाता है, क्योंकि आई बराबर mr² होता है, यानी आई समानुपाती है r² के। तो r बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा। अब कह रहा है कि परिणाम स्वरूप कोणीय वेग ओमेगा कम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आई बराबर mr² होता है। तो अगर सारी वैल्यू रखें तो हमारे पास आ जाएगा L = आई ओमेगा होता है, तो mr² ओमेगा हो जाएगा। तो L अगर हमें कांस्टेंट रखना है, इसको नियत रखना है, तो अगर ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो पूरा इसके बढ़ने से पूरा आई बढ़ जाएगा, आई इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसको ओमेगा को डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एल को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट तो इसलिए अगर ये आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, ये कहने का मतलब है। तो इसीलिए कह रहा है कि परिणाम स्वरूप कोणीय वेग ओमेगा कम हो जाएगा। भुजाओं को शरीर के पास लाने से विपरीत स्थिति प्राप्त होगी। जब भुजाओं को पास लाएंगे तो आई बराबर mr² होता है, r घटेगा तो आई घट जाएगा, तो आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि नियत रखना है L बराबर आई ओमेगा में L को। तो L को नियत रखना है तो ओमेगा बढ़ेगा तो आई को घटना पड़ेगा, और अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा को घटना पड़ेगा। ये स्थिति निकल करके आ रही है। अब यहाँ पर देखिए फिगर दिखाया गया, बच्ची है, ये घूमने वाली कुर्सी में बैठी है, हाथ फैला रही है। तो कोणीय संवेग के संरक्षण का प्रदर्शन, घुमाऊ कुर्सी पर बैठी लड़की अपनी भुजाओं को शरीर के पास लाती है, दूर ले जाती है, मतलब पास लाती है तो इसकी गति बढ़ जाती है, और दूर ले जाती है तो घट जाती है। इसी प्रकार कलाबाज आप अपने कला प्रदर्शन में कोणीय संवेग के नियम का लाभ लेते हुए तो हाथ फैलाता है, और जब ऐसे घूमता है तो ये हाथ और ये शरीर पास में रहता है, तो कोणीय वेग बढ़ जाता है, और जब फैला देता है तो ये घट जाता है। इस प्रकार से ये अपनी बॉडी को घुमा लेता है। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि एक सर्कस का कलाबाज और एक गोताखोर इस सिद्धांत का बखूबी लाभ उठाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस वेग से पिंड चलेगा तो उसके सारे कण उसी वेग से चलते हैं। कोणीय वेग एक सदिश है, इसका परिणाम ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। तो कोणीय वेग जैसे रेखीय वेग वैसे कोणीय वेग, इसको ओमेगा से लिखते हैं। जैसे रेखीय वेग में विस्थापन बटे समय होता है, तो कोणीय वेग में
कोणीय विस्थापन बटे समय होगा, तो कोणीय विस्थापन हमारा कोण ही होता है, तो डी थीटा अपान डी टी है। और इसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है कोणीय वेग का, ये जो घूर्णन एक्सिस है उसी के डायरेक्शन में होती है। नियत अक्ष के परितः घूर्णन के लिए सदिश ओमेगा की दिशा भी नियत होती है। तो अगर कोई एक्सिस फिक्स है तो जो कोणीय वेग है ये सदिश राशि है, तो इसलिए ओमेगा भी कांस्टेंट रहता है। दो सदिशों ए एवं बी का सदिश या क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। गुणन एक सदिश है जिसको हम ए क्रॉस बी लिखते हैं। इस सदिश का परिमाण ए बी साइन थीटा है। अगर बीच में डॉट होता है तो ए बी कास थीटा होता है, अगर क्रॉस है तो ए बी साइन थीटा होता है, क्योंकि ए डॉट बी हमारा अदिश गुणनफल है और ए क्रॉस बी हमारा सदिश गुणनफल है। अब आगे देखते हैं, इसकी दिशा का ज्ञान दक्षिणावर्त पेंच के नियम या बाएं हाथ के नियम द्वारा होता है, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब नियत अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए पिंड के किसी कण का रेखीय वेग v = ओमेगा क्रॉस आर होता है। आर क्रॉस ओमेगा मत लिख देना, कई बार बता चुके हैं। जब आर क्रॉस ओमेगा लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सदिश गुणनफल है, इसमें जरा सा परिवर्तन करेंगे तो बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जहाँ आर अक्ष पर लिए गए किसी मूल बिंदु से कण की स्थिति बताने वाला सदिश यानी पोजीशन वेक्टर है, जैसा पीछे एनसीईआरटी पढ़ते समय हम लोगों ने चित्र देखा है। यह संबंध दृढ़ पिंड की एक नियत पिंड के परितः होने वाली अधिक व्यापक गति के लिए लागू होता है। उस स्थिति में आर स्थिर पिंड को मूल बिंदु लेकर कण की स्थिति बताने वाला सदिश है। कुल मिला के पोजीशन वेक्टर है जो कण की स्थिति को बताता है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कणों के एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु है जिसकी स्थित सदिश हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु है जिसकी स्थिति सदिश हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो कैपिटल R = एडिशन ऑफ सारे M × R, तो MI/RI लिखा है अपान कैपिटल M, यानी जितने भी द्रव्यमान है उनका योग। तो ये एक फार्मूला है जिसके माध्यम से हम कणों के एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र के बारे में जो स्थित सदिश है उसको व्यक्त कर सकते हैं। आप देखिए आगे आ जाता है, कह रहा है कणों के निकाय यानी कणों के झुंड वाला सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र के वेग को हम v = p/m द्वारा लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग v = p/m लिख सकते हैं, जहाँ p निकाय का रेखीय संवेग है। द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है मानो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान इस बिंदु पर संकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल भी इसी बिंदु पर प्रभावी हो। तो द्रव्यमान केंद्र का मतलब है कि पिंड का पूरा द्रव्यमान वहीं पर केंद्रित है, इसलिए उसको द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। जैसे परीक्षा वाला केंद्र यानी सारे बच्चों की परीक्षा उसी स्कूल में केंद्रित है, इसलिए परीक्षा का केंद्र कहा जाता है। तो द्रव्यमान केंद्र का मतलब सारे पिंड का द्रव्यमान उसी केंद्र पर बिंदु पर केंद्रित है। यदि निकाय का कुल बाह्य बल शून्य है तो इसका कुल रेखीय संवेग अचर होगा। तो अगर बाहरी बल न लगाया जाए तो किसी पिंड का जो भी रेखीय संवेग होगा वो कांस्टेंट होगा, नियत होगा या अचर होगा। इन कणों के निकाय का मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग L = I = 1 से n तक, सबको एडिशन कर देंगे, संकलन करेंगे तो RI × PI हो जाएगा। n कणों के निकाय का मूल बिंदु के परितः आयठन या बल आघूर्ण यानी टॉर्क τ =
एडिशन सारे बलों का r दूरी पर जो लंबवत होगी 1 से लेके n तक, तो RI क्रॉस FI ये होगा। अब देखिए n पार्टिकल है तो यहाँ पे n लिखना चाहिए। जैसे n पार्टिकल के लिए यहाँ n लिखा है तो ये छूट गया है, आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ भी छूटा है। तो आयवें कण पर लगने वाले बल FI में बाह्य एवं आंतरिक सभी बल शामिल है। ध्यान दीजिए, जो आयवें है, आयवें कण की बात हो रही है, तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल सारे फोर्स शामिल हैं। अब देखिए न्यूटन के तृतीय नियम को मानते हुए कि किन्हीं दो कणों के बीच बल उनकी स्थितियों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं, हम दर्शा सकते हैं कि टाउ इंटरनल इक्वल टू 0। तो कोई पिंड है तो उसमें जितने आंतरिक बल हैं तो वो एक दूसरे को ढकेलेंगे। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगी, यानी अंदर जो बल है क्रिया के जब बराबर विपरीत दिशा में क्रिया प्रतिक्रिया होगी तो दोनों क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। जैसे 10 न्यूटन का बल पूरब की ओर लगे और उसी प्रतिक्रिया 10 न्यूटन पश्चिम की ओर हो तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी आंतरिक बल 0 हो जाएंगे। इसीलिए टाउ इंटरनल इक्वल टू 0 लिखा है कि आंतरिक बलों के कारण बलाघूर्ण 0 होगा। तो dl/dt इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल। इसलिए जो हमारा कोणीय संवेग में परिवर्तन है dl/dt समय के साथ वो केवल बाह्य बलाघूर्ण के कारण होगा, आंतरिक बलाघूर्ण के कारण नहीं। अब देखिए अगला पिंड देखते हैं। कह रहा है एक दृढ़ पिंड के यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या क्या शर्तें जरूरी हैं। तो यह स्थानांतरित संतुलन में हो, अर्थात इस पर लगने वाला बाह्य बल कुल बाह्य बल शून्य हो। तो स्थानांतरित संतुलन यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए, तो उसके लिए बाह्य बल 0 होना चाहिए, यानी बाहरी बल कुल 0 हो जाए तो पिंड अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। यानी एडिशन ऑफ टोटल बल फोर्स Fi इक्वल टू 0 एवं यह घूर्णी संतुलन में हो, अर्थात उस पर लगने वाले कुल बाह्य बल शून्य हो, कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो। क्योंकि अब घूर्णन की बात आ गई, घूर्णन संतुलन, तो घूर्णन संतुलन में बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो और स्थानांतरित संतुलन में बाह्य बल शून्य हो। तो समेशन ऑफ टाउ आई इक्वल टू एडिशन या संकलन या योग कह सकते हैं या इकट्ठा करना कह सकते हैं, बराबर एडिशन ऑफ RI क्रॉस FI इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए टाउ जब लिखते हैं तो R पहले लिखते हैं, F बाद में लिखते हैं, और जब हम लोग यहाँ पर V लिखते हैं तो R बाद में लिखते हैं, ओमेगा पहले लिखते हैं। इन दोनों बातों को समझ लीजिए ताकि गलती ना हो। अब देखिए आगे आ जाता है 12 नंबर। कह रहा है किसी विस्तारित आकार के पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिसके परितः पिंड का कुल गुरुत्वीय बलाघूर्ण शून्य होता है। तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, जहाँ पर पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है, और गुरुत्व केंद्र यानी ग्रेविटेशनल सेंटर क्या होता है, जहाँ पर गुरुत्व पूरा वर्क करता है, जहाँ पर कुल गुरुत्वीय बलाघूर्ण शून्य हो। कुल गुरुत्वीय बलाघूर्ण जहाँ पर 0 होगा, यानी टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क जहाँ पर 0 होगा वो हमारा गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। किसी अक्ष के परितः एक दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण I बराबर संकलन MIRI स्क्वायर सूत्र द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहाँ R1 पिंड के RI पिंड के आयवें कण की अक्ष से लंबवत दूरी है। लंबवत ध्यान दीजिएगा, सीधी दूरी नहीं, लंबवत दूरी है। घूर्णन की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है। जैसे स्थितिज ऊर्जा, अरे वो रेखीय गतिज ऊर्जा, या घूर्णन गतिज ऊर्जा, रेखीय गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर होती। अब देखिए आगे आ जाता है संकेत
कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, वीमा टी इनवर्स होती है, मात्रक रेडियन पर सेकेंड है, और फार्मूला v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है। कोणीय संवेग को एल से लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, वीमा यानी इसकी डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, और मात्रक यानी यूनिट क्या है, जूल इंटू सेकेंड है, और इसका फार्मूला क्या है, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी है, जहाँ पी हमारा रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम है। बल आघूर्ण टाउ की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है, मात्रक न्यूटन मीटर है, और टार्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। जड़त्वाघूर्ण को आई लिखते हैं, जड़त्वाघूर्ण का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसके वीमा एम एल स्क्वायर है, मात्रक केजी मीटर स्क्वायर है, आई बराबर सारे पिंडों का एम आई आर आई स्क्वायर, परपेंडिकुलर का चिन्ह यानी द्रव्यमान और जो बीच की दूरी है वो लंबवत दूरी है। ये देखिए लंबवत का चिन्ह बना दिया है। तो इन बातों को ध्यान देना है। अब देखिए कुछ विचारणीय विषय है, इसको भी देख लेते हैं। तो किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति ज्ञात करने के लिए निकाय के आंतरिक बलों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। इसके लिए हमें केवल पिंड पर लगने वाले बाह्य बलों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आंतरिक बलों के कारण न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से वो खुद ही एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। कणों के किसी निकाय की गति को इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थानांतरीय गति और द्रव्यमान केंद्र के प्रति इसकी घूर्णन गति में अलग अलग करके विचार करना कणों के निकाय के गति विज्ञान की एक उपयोगी तकनीक है। यानी स्थानांतरीय गति और घूर्णन गति दोनों को अलग अलग करके हम लोग विचार कर सकते हैं। इस तकनीक का एक उदाहरण ये गति विज्ञान यानी काइनेमेटिक्स की साइंस जो है उसकी टेक्नोलॉजी से ऐसा हम कर पाए। इस तकनीक का एक उदाहरण कणों के निकाय की गतिज ऊर्जा k को द्रव्यमान के परितः निकाय के घूर्णन की गतिज ऊर्जा k एवं द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा mv²/2 में पृथक करना है। तो k बराबर k डैश प्लस हाफ mv²। तो k डैश हमारा घूर्णन गति हो सकती है, कुल गतिज ऊर्जा बराबर घूर्णन गतिज ऊर्जा प्लस रेखीय गतिज ऊर्जा। तो इस हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। तो परिमित आकार के पिंडों यानी सीमित आकार के पिंडों अर्थात कणों के निकाय यानी बहुत सारे कणों के झुंड के लिए लागू होने वाला न्यूटन का द्वितीय नियम कणों के लिए लागू होने वाले न्यूटन के द्वितीय एवं तृतीय नियमों के ऊपर आधारित है। तो जो कणों पर या कणों के निकाय पर जो न्यूटन का द्वितीय नियम लागू हो रहा है वो न्यूटन के द्वितीय नियमों के लिए लागू होने वाले न्यूटन के द्वितीय एवं तृतीय नियमों के ऊपर आधारित है। तो न्यूटन के जो नियम मतलब जो भी नियम लागू हो रहे हैं वो न्यूटन के द्वितीय एवं तृतीय नियम है जो पिंडों पर लागू हो रहा है। आगे देखिए कह रहा है कि यह स्थापित करने के लिए कि कणों के निकाय के कुल कोणीय संवेग परिवर्तन की दर निकाय पर आरोपित कुल बलाघूर्ण है, हमें न केवल कणों के लिए लागू होने वाले न्यूटन के द्वितीय नियम की आवश्यकता होगी वरन तृतीय नियम भी शर्त के साथ लागू करना होगा कि किन्हीं दो पिंडों के लिए बल उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करते हैं। तो बल उन कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करते हैं। कूलाम बल भी हमने पढ़ा है, दो आवेशों के बीच लगता था, वहां भी ऐसा होता था। तो कुल मिलाकर दो कण रखे हो तो उनके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल कार्य करते हैं। ये बात पता है तो हम सारे नियम लागू कर पाएंगे। अब 5वां नंबर क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि कुल बाह्य बल का शून्य होना और कुल बाह्य बलाघूर्ण का शून्य होना दो स्वतंत्र शर्तें हैं। यह हो सकता है कि एक शर्त पूरी होती हो पर दूसरी न होती हो। बल युग्म में कुल बाह्य बल शून्य है पर बलाघूर्ण शून्य नहीं है।
तो ध्यान दीजिए, कुल वाह्य बल शून्य हो तो जरूरी नहीं कि कुल वाह्य बल शून्य हो, दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे कह रहा है कि बलयुग मतलब बलों का जोड़ा जब लगता है तो बल आघूर्ण शून्य नहीं होता, जबकि कुल वाह्य बल शून्य होता है। क्योंकि मान लीजिए ये कोई रेखा है, इस पर एक बल इस प्रकार से लग रहा है, एक बल मान लीजिए इस प्रकार से लग रहा है, एक बल इस प्रकार से लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी बल तो जीरो हो गए, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर पिंड को फिक्स कर दिया जाए तो ये बल इधर जाएगा इधर, तो ये लकड़ी ऐसे ऐसे घूमने लगेगी। तो बल आघूर्ण जीरो नहीं है, लेकिन वाह्य बल शून्य है। तो इस बात को ध्यान देना है कि बल जीरो हो और बलाघूर्ण जीरो ना हो, ऐसा हो सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो वही कह रहा है कि बल युग में कुल वाह्य बल शून्य है पर बलाघूर्ण शून्य नहीं है। तो वही कह रहा है कि यह हो सकता है कि एक शर्त पूरी होती हो पर दूसरी पूरी ना होती हो, तो वो करके हमने दिखा दिया। यदि कुल वाह्य बल शून्य हो तो निकाय पर लगने वाला कुल वाह्य बलागुण मूल बिंदु के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो अगर कुल वाह्य बल शून्य हो, जैसा भी हमने दिखाया, तो कुल बलागुण मूल बिंदु के ऊपर फिर निर्भर नहीं करता। किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र उसके द्रव्यमान केंद्र से तभी संपाती होता है जब गुरुत्व केंद्र पिंड के विभिन्न भागों पर समान होता है। तो ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र संपाती मतलब एक दूसरे के मतलब एक ही बिंदु पर होंगे। जैसे ये एक वृत्त है और ये है, इसका सेंटर यहाँ पर है, तो सेंटर इन दोनों के एक ही होंगे जब कह रहा है गुरुत्व केंद्र पिंड के विभिन्न केंद्रों पर समान हो। तो जैसे समान रूप से द्रव्यमान वितरित है, उसी प्रकार से गुरुत्व केंद्र भी समान रूप से वितरित हो तभी संपाती हो सकते हैं। यानी जैसे दोनों वृत्त का केंद्र बिंदु एक ही है, वैसे ही गुरुत्व और द्रव्यमान केंद्र संपाती हो सकते हैं। संपाती का मतलब कॉन्सेंट्रिक जैसे पिंड होते हैं उस प्रकार से। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी कोइंसाइड्स, संपाती का मतलब कोइंसाइड। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि दृढ़ पिंड एक नियत अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा हो तब भी यह आवश्यक नहीं है कि इसका कोणीय संवेग यल कोणीय वेग ओमेगा के समांतर हो यानी पैरेलल हो। तथापि इस अध्याय में वर्णित स्थिति में जहां पिंड एक नियत अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है और वो अक्ष पिंड की सममिति अक्ष भी है यानी एक्सिस सिमेट्रिकल है, यानी सब जगह समान रूप से वितरण है पिंड कणों का, तो संबंध L बराबर I ओमेगा लागू होता है जहां I घूर्णन अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण है। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो कोणीय संवेग है यह जरूरी नहीं है कि यदि दृढ़ पिंड एक नियत अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा हो तब भी यह आवश्यक नहीं है कि इसका कोणीय संवेग L कोणीय वेग ओमेगा के समांतर हो। परंतु जो एनसीईआरटी में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वहां समांतर ही है, ऐसी स्थिति का हमने अध्ययन किया है। परंतु ऐसा ना हो ये भी हो सकता है, ये कहने का मतलब। आगे आ जाता है अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं